Welcome back friends, this is the land law series, the Maharashtra Ownership Flats Act 1963. This is chapter number 2 from section 3 to section 6. इसमें हम लोग समझेंगे प्रमोटर के ड्यूटीज, डिसेबिलिटीज, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इन डिफरेंट सेक्शन में. दिस वीडियो सीरीज इज प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ एडवोकेट कुशल सवान. नाउ फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रमोटर का डेफिनेशन कि कौन क्या है ये एग्जैक्टली प्रमोटर कौन है. ठीक है, अब वो डिफाइन करना वॉज इंपॉर्टेंट क्योंकि थ्रू दिस एक्ट हम लोग इस प्रमोटर पर जनरल लाइबिलिटीज डाल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इंपोज की जा रही है थ्रू दिस एक्ट, ताकि ये जो प्रोसेस है सेलिंग, बाइंग, कंस्ट्रक्शन का, ये प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से विदाउट एनी डिस्प्यूट्स हो सके. ठीक है, तो यहां पर जनरल लाइबिलिटीज क्या है प्रमोटर की, ये हम लोग देखते हैं. सो अ प्रमोटर who constructs a block or building or a flats, who is selling it on the ownership basis in all transaction with a person to give or produce information and document. वो प्रमोटर के ऊपर वो जिम्मेदारी है, जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग, वो बेच रहा है किसी और को ओनरशिप बेसिस पर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट उस पर्सन को देना, ये उसके ऊपर यहाँ पर ऑब्लिगेशंस डाला गया है. ठीक है, अब वो क्या क्या यहां पर डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसने देना जरूरी है. तो फर्स्ट यहां पर हम लोग ABCD से हम लोग स्टार्ट करेंगे. मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर एंड टाइटल ऑफ द लैंड. वो लैंड का टाइटल क्या है, ओनरशिप किस तरह की है, क्लियर टाइटल है या नहीं है. ठीक है, तो इसको ड्यूली सर्टिफाइड करके अटॉर्नी ऑफ लॉ या एडवोकेट के थ्रू, जो 3 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रॉपर सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का चेकिंग करने के बाद, जो टाइटल सर्च रिपोर्ट वगैरह होता है वो बनाने के बाद, इस लैंड का टाइटल का नेचर क्या है वो इंफॉर्मेशन उसने डिस्क्लोज करनी है वो परचेसर को, फ्लैट परचेसर को. सेकेंडली, मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इनकम्बरेंस, यानी जो भी थक बाकी हम लोग जिसे कहते हैं. ठीक है, लैंड के ऊपर एरर्स है या फिर जो डेट या लैंड के ऊपर है कुछ किसी भी तरह का है, तो उस टाइटल पर बोझा जो है वो उसने सारी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग उस फ्लैट परचेस को देनी है. ठीक है, ही शुड गिव इंस्पेक्शन ऑन 7 days नोटिस. फ्लैट परचेसर ने अगर 7 days का नोटिस दिया तो विद इन 7 days उसने इंस्पेक्शन करने देना है उस फ्लैट परचेसर को. वो सारे प्लान्स और स्पेसिफिकेशन जो वो अप्रूव करके लाया है सारे लोकल अथॉरिटीज, कंपिटेंट अथॉरिटीज की तरफ से, तो वो फ्लैट परचेसर को पता होना चाहिए प्लान्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, लेआउट क्या है. ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स, फिटिंग्स एंड एमिनिटीज क्या क्या होने वाली है उस बिल्डिंग में. ठीक है, या डिस्क्लोज करना है उसने उस बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होने वाला है, किस तरह का मटेरियल वो यूज करने वाला है. ठीक है, या अगर वो खुद नहीं कर रहा है तो वो उसका जो अग्रीमेंट उसने किया हुआ है आर्किटेक्चर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि वो किस तरह की बिल्डिंग होने वाली है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है वो फ्लैट परचेसर को, प्रमोटर ने. सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइंग इन राइटिंग द डेट बाय विच द पोजीशन ऑफ द फ्लैट इज टू बी हैंडेड ओवर. किस दिन पर ये बिल्डिंग बनने वाली है, कब तक उसका पोजीशन देने का उसका इरादा है, ये उसने राइटिंग में वो डेट यहां पर देनी है. ठीक है, प्रिपेयर एंड मेंटेन द लिस्ट ऑफ फ्लैट्स विच आर ऑलरेडी टेकन और अग्रीड टू बी टेकन. ठीक है, उन सब पार्टीज के नेम एंड एड्रेसेस, कितना चार्ज किया है, कितना अग्री किया हुआ है चार्ज करेंगे, और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो बाकी फ्लैट परचेसर्स के साथ किए हुए वो भी उसको पता होने चाहिए, यानी जो नया परचेसर है उसको उसने सारी चीजें बतानी है. ठीक है, द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी फ्लैट या बिल्डिंग बनाने के बाद वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आगे कंस्टिट्यूट करने वाला है, कंपनी फॉर्म करने वाला है, सोसाइटी फॉर्म करने वाला है. ठीक है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने वाले आगे जाके, वो किस तरह का वो बिल्डिंग गवर्न की, किस तरह से वो बिल्डिंग गवर्न होगा. ठीक है, तो ये सारा उसने पहले ही डिस्क्लोज करना है. नॉट अलाउ पर्सन टू एंटर इनटू पोजीशन अंटिल द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपिटेंट लोकल अथॉरिटी. जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसने किसी भी फ्लैट परचेसर को पोजीशन नहीं देना है. द फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द आउटगोइंग्स, यानी कि वो बिल्डिंग बनाने के वक्त जो भी म्युनिसिपल चार्जेस, टैक्सेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेवेन्यू, ठीक है, या जो भी मॉर्गेज इनकम्बेंस है, वो सारे उसने प्रॉपरली बताने हैं सारे फ्लैट परचेसर्स को, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है. ठीक है, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जिसकी डिमांड की जाएगी उसका ट्रू कॉपी भी सबमिट करना है अगर रिक्वायर्ड है तो. और ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले करने हैं. कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन एट द साइट
परमिट इंस्पेक्शन, उस साइट पर उसने रखना है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए उसने परमिशन देनी है जो उस पर्सन को जो फ्लैट परचेज करना चाहता है, ठीक है। डिस्क्लोज इंटर एलिया इन द एडवर्टाइजमेंट, अगर वो उस फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसमें उसने वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि भाई जैसे कारपेट एरिया कितना होगा, फ्लैट की प्राइस क्या होगी, कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ कैसे होंगे, ठीक है। अलग अलग कौन कौन से इंटरवल्स में उन्होंने आगे का पेमेंट करना है आफ्टर गिविंग द फर्स्ट डिपॉजिट एंड ऑल, ठीक है। एडवांस पेमेंट के बाद और कैसे इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज करनी है। नेचर, एक्सटेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज एंड लिमिटेड कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ही शुड सेल द फ्लैट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ओनली, ठीक है। यानी उसका जो फ्लैट है उसका कारपेट एरिया कितना है उसके बेसिस पर ही उसने फ्लैट की प्राइस और उसी पर बेसिस पर उसने उसको बेचना है। हाँ, वो चाहे तो जो कॉमन एरिया या फैसिलिटीज है इन प्रोपोर्शन टू द कारपेट एरिया उसको सेपरेटली चार्ज कर सकता है, ठीक है। बट फ्लैट को जो है कारपेट एरिया के बेसिस पर ही बेचेगा। नाउ थर्ड सेक्शन में हमने देखा कि सारे ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो है, ड्यूटीज जो है प्रमोटर की, वो फ्लैट परचेसर को उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, वो सारा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए बिफोर परचेसिंग द फ्लैट, ठीक है। सेक्शन 4 उसके आगे का स्टेप है। सेक्शन 4, प्रोमोटर बिफोर एक्सेप्टिंग द एडवांस पेमेंट, अगर वो फ्लैट परचेस हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक लगी, अगर उसको लग रहा है कि उसको फ्लैट परचेस करना है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग द एडवांस ऑफ पेमेंट और डिपॉजिट, तो प्रमोटर ने एग्रीमेंट करना है और वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो वंस द परचेसर इज विलिंग टू परचेज बायर बाय द फ्लैट, देन कोई भी पैसा अमाउंट जो है प्रमोटर नहीं लेगा अनलेस ही एंटर्स इनटू द अग्रीमेंट एंड द अग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो अ प्रमोटर बिफोर ही एक्सेप्ट्स एनी सम ऑफ मनी एज एडवांस और डिपॉजिट शैल नॉट बी मोर देन 20%, और जो भी एडवांस या डिपॉजिट होगा वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विद इन 20% वो एडवांस या डिपॉजिट लेगा, ठीक है। तो उस वक्त वो एक रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ सेल करेगा विथ ईच पर्सन सेपरेटली। अलग अलग फ्लैट है तो अलग अलग परचेजर्स के साथ अलग अलग रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड द अग्रीमेंट टू बी प्रिस्क्राइब्ड शैल कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स जो क्लॉज ए क्लॉज बी में हमने पढ़े हुए हैं। अटैच्ड कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होने चाहिए कि वो जो सेक्शन 3 में हमने देखा था प्रमोटर ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ऐड करने, वो सारे पर्टिकुलर्स और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उस अग्रीमेंट के साथ होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए हम लोग देखेंगे। टू कंस्ट्रक्ट इट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, कि भाई वो प्लान और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही कंस्ट्रक्ट करेगा। डेट ऑफ पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या होगी हैंड ओवर करते वक्त, ठीक है, हैंड ओवर टू द परचेसर। कारपेट एरिया क्या है फ्लैट का, ठीक है। बालकनीज का एरिया जो है ये अलग से सेपरेटली दिखाया जाएगा। प्राइस ऑफ द फ्लैट, प्रोपोर्शनेट प्राइस क्या है कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़ की, और वो सारा जो पेमेंट इसके आगे भी करने वाला है अपार्ट फ्रॉम द एडवांसमेंट, उसका इंटरवल एंड इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे। सो दिस शुड बी द पर्टिकुलर्स इन द एग्रीमेंट। उसके अलावा प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज, ओके, क्या क्या होगी, लिमिटेड कॉमन एरिया फैसिलिटीज क्या क्या है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, उसका जो फ्लैट परचेसर है उसका टोटल जो परसेंटेज है फ्लैट के एरिया का, उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट उसका कॉमन एरिया फैसिलिटीज में कितना होगा। स्टेटमेंट ऑफ यूज, फ्लैट इज इंटेंडेड टू पर्पज रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कॉम्प्लेक्स, किस तरह का यूज है फ्लैट का ये उसमें दिया रहेगा। परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द लिमिटेड कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज क्या होगा। तो ये सारे उस एग्रीमेंट में पर्टिकुलर्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच, तो वो वही सारे जो हमने 3 में देखा था कि उसने ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, तो आफ्टर ही इज नाउ गेटिंग इनटू द अग्रीमेंट वही सारी चीज़ें इस अग्रीमेंट के साथ जोड़नी है। जैसे सर्टिफिकेट देना है उन्हें अटॉर्नी ऑफ लॉ एंड एडवोकेट का, ठीक है। सो प्रॉपर्टी कार्ड या एक्सट्रैक्ट ऑफ विलेज जो रेलेवेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड रहेगा, जो टाइटल उसका शो करेगा, ठीक है। ऑल द प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंगली वो फ्लैट बनने वाला है विच आर अप्रूव्ड बाय द कंसर्न लोकल अथॉरिटी। एनी एग्रीमेंट और सेल shall be presented at the proper registration office for registration within the time allowed, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आफ्टर द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एग्जीक्यूटेड उसको रजिस्टर उन्होंने करवाना है, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आफ्टर 31 दिसंबर
1984 यानी एक्ट बना था 63 में, बट उस वक्त एग्रीमेंट करना मैंडेटरी था, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वहां पर कोई परचेस या सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट 1984 में ऐसा जो अग्रीमेंट है उसको भी यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। सो 1984 के बाद इट वॉज मैंडेटरी इफ यू आर डूइंग द एग्रीमेंट ऑफ सेल। बिफोर दैट जस्ट प्रिपेयरिंग द एग्रीमेंट वॉज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था। नाउ व्हेन इट इज मैंडेटरी तो उन्होंने दिया हुआ है कि अगर वेयर द एग्रीमेंट ऑफ सेल एंटर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1983 के एक्ट का, यानी उसके बाद अगर कोई एग्रीमेंट कोई तरीके से रिमेन्स अनरजिस्टर्ड फॉर रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही पूरा उसका कोई काम ही नहीं है, यानी उसको वॉइड हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। इट मे बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एन एविडेंस फॉर अ पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी इन केस अगर 83 से पहले या उसके बाद अगर कोई रीजन से अगर वो रजिस्टर नहीं कर पाते, स्टिल वो आप एज एन एविडेंस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हो, कोर्ट में स्यू कर सकते हो। प्रमोटर टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर सम टेकन एज एडवांस और डिपॉजिट एंड टू बी ट्रस्टी देयर ऑफ एंड डिसबर्स देम फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज गिवन, ठीक है। सो प्रमोटर को क्या करना है, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना है एनी बैंक में फॉर द सम टेकन एज एन एडवांस एंड डिपॉजिट। जो भी पिछले हमने सेक्शन में देखा एग्रीमेंट के वक्त बिफोर 20% से कम वो पैसे 20% से कम से एडवांस एंड डिपॉजिट पे करके एग्रीमेंट टू सेल बना रहे, ठीक है। तो वो जो पैसा है उसने सेपरेट अकाउंट में डालना है, सेपरेट कैपिटल वो फॉर्म होगा और उसका जो पैसा है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है या टुवर्ड्स द आउटगोइंग जो भी वो उसके रिलेटेड खर्चे हैं बिल्डिंग बनाने के, या ऑल एनी इनकम्बरेंस इफ एनी, ठीक है, उसी के लिए वो यूज किया जा सकता है। दैट इज ही शैल होल्ड द सेड मनी फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज गिवन, ठीक है। फ्लैट के लिए दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह, तो उसी के लिए वो यूज करेगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है और उसके रिगार्डिंग कोई अगर इन्फॉर्मेशन डिमांड किया करता है कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर डिमांड करता है कि भाई क्या क्या तुमने खर्चे किए, तो उसका उसने पूरा ट्रू डिस्क्लोजर करना है सारे ट्रांजैक्शन का विद दैट ऑफ दैट अकाउंट, कि वो सेपरेट अकाउंट जो यहाँ पर बना हुआ है क्या क्या खर्चे किए हुए। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टिल टिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती तब तक जो भी आउटगोइंग्स है वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की है, ठीक है। सो द प्रमोटर शाल वाइल इन द पोजीशन जो भी सम बनता है पेमेंट का आउटगोइंग्स का, पे ऑल द आउटगोइंग्स, जैसे रेंट, ग्राउंड का रेंट होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे, कोई भी वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेवेन्यू असेसमेंट, इंटरेस्ट, मॉर्गेज, ठीक है, अनटिल ही ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू द पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन, तब तक वो सारे पेमेंट जो है प्रमोटर को करनी होगी। इफ ही फेल्स टू पे द आउटगोइंग कलेक्टेड बाय हिम फॉर द पर्सन फ्रॉम द पर्सन, अगर लोगों ने वो लोगों से वो जो भी कलेक्ट किया हुआ है वो अगर वो फेल करता है पे करने के लिए, द प्रमोटर शाल कंटिन्यू टू बी लाइबल इवन आफ्टर द ट्रांसफर, ठीक है। अगर उसने पहले ही कलेक्ट किए हुए उन लोगों से बट पोजीशन देने के पहले उसने वो ट्रांजैक्शन नहीं किए, ठीक है, पोजीशन दे दिया और स्टिल बाद में पता चलता है कि उसका पेमेंट ऐसा ऐसा बाकी है, तो उसका ट्रांसफर होने के बाद भी ही इज लायबल टू पे ऑल सच आउटगोइंग्स, और अगर वो नहीं पे करता है तो फिर उसको पिनल चार्जेस जो भी होंगे या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, इफ ही डज नॉट पे, उसके होते हुए जो भी उसके आउटगोइंग्स उसने पे करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रमोटर के सारे ड्यूटीज, फंक्शन, लाइबिलिटीज है, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट 1। इसके अगले वीडियो में मैंने कुछ और ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है प्रमोटर की, वो वीडियो भी आप पक्का जरूर देखें।